तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सहकारिता। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंदर के सभी सवालों को हल करेंगे। अभ्यास का जो प्रश्न है वो पहले ही उसका वीडियो बना चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न, कौन सा प्रश्न का बात हो रहा है? तो देखिए ये प्रश्न का बात हो रहा है। तो अभ्यास का प्रश्न का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, और या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इन सारे वीडियोस को, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए पार्ट के अंदर के सभी सवाल हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये नीचे करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऊपर दिए गए स्थान में दो ऐसे कार्यों को दर्शाएं जो आप अकेले करते हैं, जिसे औरों के साथ मिलकर ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अकेले करते हैं, तो जैसे पढ़ाई लिखाई है ये सब अकेले करते हैं, और इसमें औरों के साथ मिलकर करते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पढ़ाई करना, ठीक है, व्यक्तिगत व्यवसाय करना, यानी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अकेले हैं, ठीक है, छोटा सा बिजनेस। कोई कला या खेल सीखना, जैसे तैरना, दौड़ना या निशानेबाजी करना, ये सब अकेले करते हैं। और क्या, ठीक है, जैसे पबजी भी खेलना तो अकेले भी खेलते हैं और साथ में भी खेलते हैं। अब देखिए साथ में जो करते हैं तो खेल खेलना, जैसे लूडो है, तो जाहिर सी बात है अकेले कैसे खेलें? ठीक है, कंप्यूटर के साथ खेले या फिर मोबाइल में कंप्यूटर के साथ खेलते हैं तो अकेले कैसे खेलते हैं? किसी समारोह का आयोजन करना, सहकारी समिति बनाकर व्यापार करना, ठीक है, सहकारी समिति बनाकर व्यापार करना मतलब ग्रुप बना के, ठीक है, ग्रुप जो बना देते हैं ना, समूह, ठीक है, वो हो गया। और जो संस्थाएं जैसे स्कूल, अस्पताल चलाना, तो कई सारे लोगों की जरूरत होती है, तो साथ में मिलकर काम किया जाता है। अब देखिए पेज नंबर 71, ठीक है, तो 71 में क्या बोला गया? मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने से पहले दूध को बेचने व खरीदने की क्या व्यवस्था थी? ठीक है, दूध को बेचने और खरीदने की क्या व्यवस्था थी? यहाँ पर बताते हैं मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, ये क्या है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं सभी गांव वाले हैं ना, गांव में इस समिति से जितने जुड़े हुए सदस्य हैं सब क्या लाते हैं? यहाँ पर दूध लाते हैं। ठीक है, दूध लाएं और यहाँ पर अच्छे से दूध को गर्म किया जाता है, अच्छे से प्योरीफाई किया जाता है, गर्म किया गया बहुत तेज इस तरह से। और फिर क्या, दूध की जाँच होता है, जो दूध की जाँच होगा उसके बाद पैकेजिंग होगा, फिर क्या दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनेंगे और अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा। ठीक है, दूध को पैक करके और दूध से बने हुए पदार्थ को पैक करके, समझे? तो वही बोला गया। तो मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक समिति बनने से पहले दूध को बेचने और खरीदने की क्या व्यवस्था थी? तो ग्राहकों को ढूंढना पड़ता था और ग्राहक है ना ठीक से पैसा भी नहीं देता था, समझे? तो ये बात है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, तब दूध उत्पादक अपने दूध को पास के बाजार में या शहर में बेचने ले जाते थे। पास के बाजार में बेचने ले जाएंगे, शहर के बाजार में बेचने ले जाते थे, जो बड़े किसान होते थे जो दूध उत्पादन करते थे, जहाँ मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार दूध खरीदते थे। ज़्यादातर है ना मिठाई दुकानदार है ना खरीद लेता है और उनकी मजबूरी का फायदा भी उठाता है। जब उनको पता चलता है ना कि दूध इसका कोई खरीद नहीं रहा है, तो मजबूरी का फायदा उठाकर कम कीमत पे खरीदता है। देखिए अब देखिए तीसरा नंबर, सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी क्यों बनाई जाती है? कार्यकारिणी, तो देखिए सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है ताकि समिति के कार्यों का उचित रूप से संचालन कर सके, क्योंकि समिति है ना इसमें ढेर सारे सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो इसका एक रूटीन तैयार करना पड़ता है ना, कि कैसे तैयार करें, कहाँ बेचें माल को, ठीक है ना, किससे व्यापार करें, किसके साथ मिल के दूध उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं मिठाई सब, पनीर सब, तो किसको बेचें। और समिति के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रख सकें, कि समिति के जितने सदस्य हैं अगर बराबर मात्रा में दूध दे रहे हैं तो बराबर प्रॉफिट बंटना चाहिए। ठीक है, और काम के अनुसार बंटना चाहिए प्रॉफिट, तो वही है। तो कार्यकारिणी, जैसे मान लेते हैं स्कूल को चलाने के लिए, जैसे मान लेते हैं स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल को चलाने के लिए एक संगठन रहता है ना, संस्था, ठीक है, जिसमें सभी टीचर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, या फिर कोई कोई खास खास टीचर शामिल होते हैं। तो ये संस्था क्या करती है? स्कूल से संबंधित जितने प्रकार के निर्णय है ना वो लेती है, तो कार्यकारिणी बनाई जाती है। देखिए दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद दूध उत्पादक परिवारों की जिंदगियों में क्या परिवर्तन आया? मान लेते हैं कि समिति नहीं बना हुआ था, ये एक किसान है, ठीक है, दूध उत्पादन करता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, दूध उत्पादन करता है,
तो आसपास के जो लोग हैं ना, ठीक है, उसी को बेच देता है, ठीक है। या फिर शहर में, पास के शहर में ना एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, झुग्गी झोपड़ी जो भी है, जैसे ये मिठाई बेचता है, तो ये क्या करता है, इससे खरीद लेता है, ठीक है, और ये इसको भी दे देता है, इन तीनों आदमियों को। लेकिन जब ये दुकानदार को पता चलता है ना कि इसको मजबूरी है, ये कहीं दूर जाकर नहीं बेच सकता, तो ये जो दूध वाला दुकानदार है ना, मिठाई वाला, तो इसको दूध चाहिए तो कम कीमत पे इसे खरीदता है, ठीक है। और ये सभी है ना कम कीमत देते हैं दूध का, तो यही यही दिक्कत था, ठीक है ना पहले। तो दूध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद दूध उत्पादक परिवारों की जिंदगियों में क्या परिवर्तन आया? तो देखिए, दूध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद वहाँ के दूध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार होने लगा। अब उनका दूध है ना सही कीमत पर बिकने लगा, तो उनका तरक्की होने लगा, आर्थिक मतलब पैसा उनको आने लगा, बढ़ने लगा। उन्हें अपने दूध का निश्चित ग्राहक भी मिल गया और दूध की सही कीमत भी मिलने लगी। मतलब शहर में बड़ा सा मिठाई का दुकान है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि नहीं हमारे यहाँ दूध भेज दीजिएगा दूध। अब सारा दूध यहीं जा रहा, सारा दूध यहीं जा रहा। और ये क्या दुकानदार है ना सही कीमत देता था, और गाड़ी घोड़ा का इंतजाम करना, जहाँ से दूध पहुँचाना पास के एकदम बड़े शहर में, बड़े दुकान में, तो ये सब सहयोग समिति है ना एक बड़ा सा खरीद लेती है, ठीक है ना, गाड़ी जिस पे लोडिंग होकर दूध चला जाए। लेकिन एक अकेला किसान नहीं खरीद लेता, इसका मजबूरी था कि गाँव में बेचना है, जो ताकि जो है ना कम कीमत देता था, फिर भी उसको देना पड़ता था। क्या आपके आसपास इस प्रकार की कोई दुग्ध समिति है, वर्णन करें? तो देखिए, हाँ हमारे आसपास इस प्रकार की एक दूध समिति है। इस समिति में ना 200 सदस्य हैं। इसके बनने के बाद वहाँ के दूध उत्पादक परिवारों को अपने दूध का निश्चित ग्राहक भी मिल गया है और दूध की सही कीमत भी मिलने लगी है, जिससे उनका आर्थिक स्थिति सुधरने लगा है। तो आपके आसपास दुग्ध समिति है ये इस तरह का, जो अभी तस्वीर में दिखाया था कुछ समय पहले, तो है तो लिखिएगा, अगर नहीं है तो हम लिखिएगा कि नहीं है। आगे देखिए, आगे पैक्स के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पैक्स के सदस्य कृषक होते हैं, ठीक है। अब ये पैक्स होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर पैक्स होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ने से नहीं होता, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता भी रहा है। तो देखिए पैक्स होता क्या है, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है। इंग्लिश देखिए, प्राइमरी एग्रीकल्चरल, प्राइमरी मतलब हो गया प्राथमिक, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि यानी कृषि से संबंधित, क्रेडिट मतलब साख यानी लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी समिति, ठीक है। तो पैक्स देखिए, सरकार द्वारा पैक्स का गठन है ना क्यों किया जाता है? कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, कृषि संबंधी जितना जरूरत है। अब ये जो समिति है ना, ये जो समिति है तो कैसे जुड़ सकते हैं, ये कोई संगठन है तो कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़ने के लिए किसान पता है सदस्यता शुल्क देंगे, जैसे स्कूल में एडमिशन में चार्ज लगता है ना, उसी तरह इसमें समझिए कि एडमिशन होगा तो सदस्यता शुल्क लगेगा, ठीक है। और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ढेर सारे सदस्य हैं, तो सब एक एक शेयर खरीदेंगे। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा, समझे, इस संगठन का। मान लेते हैं कि 5 आदमी मान लेते हैं, तो जितना है ना, मान लेते हैं इसके पास 50 रुपया, तो सब में बटेगा, 5 आदमी है तो 10-10 रुपया बटेगा, उस तरह से शेयर हो गया। तो शेयर खरीद लेंगे, इसका सदस्य बन गया, ठीक है, इतना काम खत्म। संगठन का सदस्य बन गया पैक्स। अब इसका काम क्या है, इससे हमको क्या फायदा होगा? फायदा क्या है? तो देखिए, पैक्स में सदस्य तो बन गया, उसके बाद पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि हम लोग कमा रहे हैं, किसान है 1000 कमा रहे हैं, इसमें मान लेते हैं कि खर्चा हो जा रहा है, परिवार बहुत ज़्यादा है तो खर्चा मान लेते हैं कि सब हो जा रहा है 800 रुपया, तो 200 रुपया बचा ना, तो इसमें हम जमा कर लेंगे, ठीक है। तो पैक्स है ना एक बैंक का काम करता है, ठीक है, बैंक है ना, पैक्स अपने सदस्यों के लिए करता है, ठीक है, जो इसमें शामिल है ना सिर्फ उसी के लिए है, तो बैंक का कार्य करता है। तो बैंक पता है ना क्या करता है? बैंक में हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं और उससे ऋण भी ले सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ना उससे लोन भी ले सकते हैं। तो वही बात बोला गया, आवश्यकता होने पर सदस्यों को ना कृषि कार्य के लिए ऋण भी मिलता है, सिर्फ कृषि कार्य से संबंधित, याद रखिएगा, लोन मिलता है तो फायदा है। देखिए इसी में पूछा गया ना पैक्स के सदस्य कौन होते हैं, तो बता दिए। और ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है, तो ये सब चीज़ है। चलिए ये सब सारा का सारा आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैक्स के सदस्य कौन होते हैं, तो कृषक होते हैं, किसान होते हैं। ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है,
तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक की तरह काम करता है, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं बैंक है, ठीक है। तो बैंक एक आदमी को ना लोन दी, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 लाख, तो मान लेते हैं 1 लाख लोन दी, तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो देखिए, तो इसके पास, बैंक के पास और भी ज़्यादा पैसा होगा तब ना उसमें से कुछ पैसा दिया है 1 लाख, तो इसमें से है ना, मान लेते हैं कि ढेर सारे जो इसमें ना अकाउंट खुलवाए हैं ना ढेर सारे व्यक्ति, तो इसमें पैसा जमा किए हैं सब, समझे, तो यही पैसा जमा किए, तो मान लेते हैं हो गया 20 लाख हो गया पैसा, ठीक है, सब जमा किया था, तो उसी में से 1 लाख क्या किया ना, एक इस आदमी को लोन दे दिया, समझे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पर बैंक की तरह है ना, बैंक की जगह आप हटा के रख दीजिए, ये पैक्स रख दीजिए, तो ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा यहाँ पर सरकार से आता है यहाँ पर, ठीक है। जिस प्रकार बैंक से है ना, बैंक में पैसा क्या होता है, आदमियों को होता है जो अकाउंट खुलवाए हैं, तो इसी प्रकार ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा सरकार से आता है। और दूसरा बात है कि इसमें सदस्य भी जमा किए हुए हैं ना पैसा। ऋण देने के अलावा पैक्स और कौन से कार्य करते हैं, तो देखिए, ऋण देने के अलावा पैक्स है ना निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला है किसानों की बचत का संचय कर बैंक का काम करना, किसानों की बचत है ना जमा करती है और फिर किसान निकाल लेते हैं। उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना, ठीक है, बीज भी उचित दर पर देना, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि किसानों की फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ये भी सुनिश्चित करना पैक्स का काम है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर समझाते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, यहाँ पर जो है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए मान लेते हैं सरकार है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है और हर साल करती है। मान लेते हैं कि गेहूं में हर अनाज के लिए करती है, तो गेहूं के लिए मान लेते हैं कि 15 रुपये है ना, 15 रुपये पर केजी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की, ठीक है। कितना होता क्या होता है ये हमको नहीं पता, हम किसान नहीं है, ठीक है, नॉर्मल टीचर है। यहाँ पर मान लेते हैं 15 रुपये पर केजी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित की, तो इसका मतलब क्या है ना, कि अगर इसके कोई भी किसान से ना गेहूं खरीदा जाएगा, चाहे कोई खरीदे, व्यापारी खरीदे, फैक्ट्री वाला खरीदे, सरकार खुद खरीदे, तब ना वो देगा, राशन की दुकानों में भेजेगा। तो 15 रुपया पर केजी से ज़्यादा में तो खरीद सकता है, ठीक है, और 15 रुपया पर केजी में तो खरीद सकता है, लेकिन 15 रुपया पर केजी से कम में नहीं खरीद सकता है किसी भी हालत में, ठीक है। तो यही होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम इतना पैसा देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा दोगे तो किसानों को तो सही है, लेकिन कम नहीं देना है। आगे देखिए, पैक्स के कारण किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति कैसे मिलती है। महाजन पता है, जब पैक्स नहीं ना था, जब पैक्स नहीं था तो किसानों को जरूरत पड़ता था ना पैसा का, जैसे कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, फसल अच्छा से नहीं हुआ, कोई भी कारण है, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो महाजन से ना कर्ज लेना पड़ता था। महाजन इसी चीज़ का फायदा उठाता था, क्या करता था ना कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना देता था पैसा, और किसानों को मजबूरन लेना पड़ता था पैसा, और ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। तो महाजन इस तरह से ना किसानों का फायदा उठाता था। तो उधर लिखेंगे, पैसे की आवश्यकता होने पर पैक्स के सदस्य किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है, उपलब्ध करा देता है। इससे किसानों को महाजनों से अधिक ब्याज पर कर्ज नहीं लेना पड़ता है और वे महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं, ठीक है ना। और महाजन पता है, जब एक लोन नहीं ना चुकता करता था और ब्याज, तो ये इनके जमीन भी हड़प लेता था। अब तो ये करना नहीं पड़ता। देखिए, पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को क्या फायदा होता है, पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को क्या फायदा होता है, तो उत्तर लिखेंगे, पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को यह फायदा होता है कि वे अपनी फसलों को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, उचित मूल्य पर। इससे उन्हें उचित मुनाफा मिलता है और वे व्यापारियों के शोषण से बच जाते हैं। तो व्यापारी, जैसे गाँव का किसान है, गाँव में एक सामान्य सा किसान है, ठीक है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी उड़ी का इंतजाम कर सके और बाजार में जाके बेच सकें, ठीक है, बाजार में जाके बेच सके और सही कीमत इसको मिले, ठीक है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये सामान्य किसान है। तो ये व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी है ना इसी का फायदा उठाता है और इससे क्या करेगा, सस्ता दाम में खरीद लेगा, ठीक है। जिसके कारण किसान को ना अपने फसल का सही कीमत नहीं मिल पाया, इतना मेहनत करता है, और वही क्या है ना, वही पैक्स क्या करते हैं, किसानों से सही कीमत पे है ना उनके जो फसल खरीद लेते हैं, तो किसान को उचित मुनाफा मिलता है। पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तो देखिए, पैक्स के सदस्य निम्न साझा उद्देश्यों के लिए एकजुट होते हैं। पैक्स का एक संगठन है ना, तो उसमें कोई किसान क्यों जाता है, एक ही उद्देश्य है, वो क्या क्या उद्देश्य है, साझा उद्देश्य मतलब सभी का एक ही उद्देश्य है।
ठीक है, किसानों की कृषि संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं। सब किसान का जो जरूरत होता है पूरा हो जाता है। सस्ती दर पर ऋण मिल जाता है, जैसे कृषि संबंधित जो भी काम करना है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है या कोई मशीन खरीदना है, खाद बीज खरीदना है, मिल जाएगा। उचित दर पर खाद और बीज मिल जाते हैं और अच्छे मूल्य पर फसल बिक जाती है। ये पैक्स है ना, ये खुद खरीद लेता है अपने सदस्यों का जो फसल होता है ना वो। देखिए 12वां प्रश्न, सरकार कमजोर वर्गों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्या करती है? कमजोर वर्गों को अपनी शिक्षक या शिक्षिका की सहायता के साथ चर्चा कीजिए। तो देखिए सरकार कमजोर वर्गों के किसानों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए निम्न उपाय करती है। क्या करती है? गरीब और पिछड़े किसानों को पैक्स की सदस्यता शुल्क और शेयर राशि में छूट देना, पैक्स से ऋण लेने पर रियायती ब्याज दरें देना और सब्सिडी देना। तो जो पिछड़े लोग हैं ना, कमजोर हैं लोग, मतलब किसान पिछड़े हैं, कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जो सदस्यता शुल्क यानी समझिए कि एडमिशन शुल्क, स्कूल में जैसे एडमिशन लेते हैं ना उसी तरह सदस्यता शुल्क क्या कम कर देती है। और शेयर राशि बताया ना कि इसमें मान लेते हैं कि 200 लोग हैं तो जितना ये पैसा रहेगा ना तो क्या इसका हिस्सेदारी समझिए कि बराबर अधिकार है, तो शेयर राशि में छूट दे देती है। और अगर वो कमजोर वर्ग का किसान है ऋण लेता है ना लोन, तो इंटरेस्ट ना कम रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सामान्यतः लेंगे ना बैंक से तो 6% 7% पे देगा, तो ये कम परसेंट पे देगा, जैसे 4% पे दे दिया, 4.5% पे दे दिया, इस तरह से। और भी हो सकता है 3% पे दे दिया। तो रियायती ब्याज दरें देती है और सब्सिडी देना, सब्सिडी। अब देखिए उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियां क्यों बनाई जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियों की स्थापना का उद्देश्य है थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये समितियां वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाती है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या बात यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ उपभोक्ता सहकारी समिति की बात हो रहा है। ठीक है, ये उपभोक्ता सहकारी समिति क्या करती है? मान लेते हैं कि ये खेत है, इतना खेत पे है ना, एक किसान है अनाज उपजाया, ठीक है, बहुत मान लेते हैं चावल उपजाया, तो बहुत चावल उपजाया, ठीक है। तो ये चावल पता हम सबके पास कैसे पहुंचता है? ये चावल वहाँ का कुछ फैक्ट्री खरीद लिया या फिर छोटा व्यापारी खरीद लिया। छोटा व्यापारी सब आपको पढ़ा चुके हैं, छोटा व्यापारी या फिर क्लास 8 में पढ़ाया कि क्लास 7 में पढ़ाया, पता नहीं, क्लास 8 में पढ़ाए होंगे। तो छोटा व्यापारी खरीदा, फिर ये क्या, ये बाजार में जाके बेचा। अब बाजार में है ना, मान लेते हैं पटना का कोई बड़ा व्यापारी है ना, ठीक है, तो वहाँ बाजार में बेचा, तो वहीं का जो स्थानीय बड़ा व्यापारी है ना, वहीं का स्थानीय बड़ा व्यापारी वो क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, कहाँ, बाजार से। कौन, ये बेचा छोटा व्यापारी। और ये बड़ा व्यापारी है ना, इसका कांटेक्ट रहता है, तो मान लेते हैं हमें पटना में बेचना है हमको, तो बड़ा व्यापारी है, तो पटना से कांटेक्ट रहेगा इसका, बड़ा व्यापारी है, पटना का बड़ा व्यापारी। ठीक है, तो ये खरीद लिया बड़ा व्यापारी। अब ये पटना में कहाँ जाएगा, जो थोक व्यापारी रहेगा ना, छोटा छोटा व्यापारी, छोटे छोटे दुकान खोले हुए, बड़ा व्यापारी से खरीदेगा। और फिर हाँ, जो जो आम जनता है, लोग हैं, फिर ये थोक व्यापारी से खरीदेंगे। ठीक है, जो छोटा छोटा दुकान खोले हुए दुकान, ठीक है, इससे खरीदेंगे। समझे? तब देख रहे कितना कितना इसी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, चावल है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तब जाके हमको मिलता है। तो सब अपना अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं ना, तो चावल का कीमत है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए, अब ये क्या करती है ना, ये जो उपभोक्ता सहकारी समिति है, ये डायरेक्ट किसान से चावल खरीद ले। ठीक है, ये जो समिति है डायरेक्ट खरीद ली, डायरेक्ट खरीद ली तो कम कीमत में मिल जाएगा। और ये अपने सदस्य है ना, जितने सदस्य हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, तो कम कीमत पे है ना सबको चावल उपलब्ध करा देती है, बेच देती है सस्ती दर पे। इससे क्या हो रहा है, इनके सभी सदस्यों का फायदा हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो वही बोला गया है कि उत्पादकों से, यह थोक व्यापारी है जो बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो यह उत्पादकों से यानी जो उत्पादन कर रहा है, सीधे अधिक मात्रा में माल खरीद कर अपने सदस्यों को सस्ती दर पर बेच देती है। ठीक है, तो पैसा बच जाता है और लोग बच जाते हैं, इनके जो सदस्य हैं व्यापारियों से और दलालों से बच जाते हैं जो शोषण करते हैं इन सबका।
इसके सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसकी सदस्यता ना स्वैच्छिक होती है, अपने मन से जुड़ सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से किसी सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। आगे देखिए, थोक व्यापारी या उत्पादक से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से आती है? सही बात है, इस समिति के पास पूंजी कहाँ से आएगा? ज़्यादा सामान चाहिए ना, ढेर सारा, और ज़्यादा सामान खरीदना है तो ज़्यादा पैसा भी चाहिए। तो समिति के सदस्यों द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठा होती है उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। ठीक है, तो इस समिति के जितने सदस्य हैं ना, मान लेते हैं कि 100 सदस्य हैं, तो सब पैसा क्या है ना, सब पैसा जमा करते हैं और जितना पैसा होता है उससे खरीद लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो समिति के सदस्यों द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठा होती है उससे खरीदते हैं। इस प्रकार खुदरा बाजार से काफी कम मूल्य पर सामग्री मिल जाती है। खुदरा बाजार मतलब जो छोटे छोटे दुकानों से हम लोग खरीद रहे हैं ना, खुदरा। ठीक है, तो बस हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा मूल्य पे मिलेगा इससे, और इससे क्या होता है, कम मूल्य पे मिल जाता है समिति के सदस्यों को। किसके द्वारा? समिति के द्वारा। अब आगे देखिए, चर्चा कर पता करें, थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु बाजार से सस्ते मूल्य पर क्यों उपलब्ध होती है? तो देखिए, थोक व्यापारी से या सीधे उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने के कारण ही वस्तुएं बाजार से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होती है। ठीक है, क्योंकि उसको कई सारे जो चेन से गुजरना नहीं पड़ता। ठीक है, तो डायरेक्ट खरीदते हैं तो सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। आगे देखिए 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर का सवाल है, आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियां हैं? एक सूची बनाएं, फिर टोली बनाकर नीचे दिए गए बिंदुओं पर इनके बारे में जानकारी ढूंढिए और अपनी रिपोर्ट बनाकर कक्षा में पेश कीजिए। तो देखिए, आपके इलाके की सहकारी समिति के सदस्य कौन है? ठीक है, तो देखिए, मेरे इलाके में जो सहकारी समिति है उसके सदस्य मेरे क्षेत्र में रहने वाले किसान भाई हैं। सहकारी समिति में कौन होता है? किसान ही तो होता है। यहाँ पर बना बना के आप लिख सकते हैं, समझे? तो अगर आपके इलाके में सच में सहकारी समिति है तो सही सही बात लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो बना बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिख दिया कि नहीं मेरे इलाके में सहकारी समिति नहीं है तो सबका आंसर खत्म हो गया, नहीं नहीं कर दिए तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो बना बना के लिख दीजिएगा। या फिर आपके इलाके में सहकारी समिति है तो अपने माता पिता से या बड़े भाई बहन से पूछ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, सदस्य मिलकर क्या करते हैं? तो सदस्य मिलकर अपने सदस्यों के हितों यानी अपने फायदे का व उनके आर्थिक उन्नति के लिए कई प्रकार के प्रयास करते हैं ना। पैसा आएगा तभी ना प्रॉफिट होगा, तब तब काम होगा। इसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर ना सामूहिक हित पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, समिति है तो इसमें ढेर सारे सदस्य शामिल है, मान लेते हैं कि 200 सदस्य शामिल है, तो इन 200 का उन्नति हो। ठीक ना, इसमें एक आदमी की उन्नति पर ध्यान नहीं दिया जाता, सभी की उन्नति यानी समिति की उन्नति पर ध्यान दिया जाता है, वही यहाँ पर बोला गया है। इससे क्या लाभ होता है? तो देखिए, लाभ क्या होता है, जरूरत पड़ने पर ना उन्हें सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है। ठीक है, इससे किसान महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। मान लेते ये नहीं रहेगा ना, इसके सदस्य नहीं ना रहेंगे, किसी समिति के सदस्य, सहकारी समिति के सदस्य, तो पैसा जरूरत पड़ेगा तो हम लोन लेना पड़ता है किससे? महाजन से। और बैंक तो लोन देगा नहीं क्योंकि आपके पास जमीन जायदाद उतना है नहीं। ठीक है, समिति के सामने किस तरह की समस्याएं हैं आती हैं? और यहाँ ध्यान रखिएगा कि लोन देने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मान लेते कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, जल्दी पैसा चाहिए तो ये महाजन से ले लेते हैं, और बैंक से करेंगे तो उतना टाइम लगेगा, उतना नहीं हो पाएगा। समिति के सामने किस तरह की समस्याएं आती हैं? देखिए, ऐसी समिति की सदस्यता है ना स्वैच्छिक होती है, कोई भी अपनी इच्छा से जुड़ सकता है, और खुली होने से ना कुछ स्वार्थी तत्व इसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे वो सोचता ना कि इसमें प्रवेश कर जाते हैं और अपना फायदा कर देखने लगता है वो, फिर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के तिकड़म भिड़ाने में लग जाते हैं। ज़्यादा मुनाफे वे खुद हड़प करने की जुगत भिड़ाते रहते हैं कि किसी भी तरह से सिर्फ मेरा है ना फायदा हो, बाकी का हो चाहे नहीं हो कोई मतलब नहीं है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं ना तो समिति में आए दिन क्या होता है, झगड़ा कोहराम मचने लगता है। नहीं देखते हैं मान लेते हैं कि घर है तो घर में मान लेते हैं 5-6 सदस्य रहते हैं तो आपस में कुछ ना कुछ को लेकर झगड़ा रहता है। अब यहाँ पर सदस्य में तो समिति में तो ढेर सारे सदस्य हैं, 200 है, 250 है, 150 है, तो बहुत ज़्यादा ना हो गया। तो कोई ना कोई तो हैंडल रहता ही है जो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, तो झगड़ा उगड़ा होते रहता है और क्या। तो यही समस्या सबसे बड़ा है। ठीक है,
अपनी शिक्षिका व घर के सदस्यों से चर्चा करके बिहार मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कारण ढूंढिए। देखिए, बिहार मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली होता है। तो ये इससे भी अलग अलग प्रकार का समिति होता है। ये समिति मछली के लिए कि बड़े से स्तर में मछली उत्पादन करेंगे, अलग अलग सदस्य ढेर सारे मिलकर करेंगे और फिर क्या, फिर बेचेंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए, असफलता के कारण ढूंढिए। तो देखिए, गलत व स्वार्थी लोगों द्वारा इन समितियों की सदस्यता लेने व उनके द्वारा निजी लाभ उठाने और अन्य सदस्यों की हकमारी करने से ही ये समितियां असफलता का शिकार हो गई। तो असफलता, कोई भी समिति है ना, कोई भी समिति असफल क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें स्वार्थी लोग आ जाते हैं जो सिर्फ अपना खुद का फायदा सोचने लग जाते हैं और दूसरे सदस्यों का हकमारी करने लगते हैं। उनका जो हक है वो उनको नहीं दिलाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर सब सदस्य हटने लगते हैं। इसके सदस्यता लिए थे तो सब हटने लगे, सदस्यता छोड़ देते हैं, तो फिर असफल हो जाता है। संचित कोष की जरूरत क्यों है? संचित कोष मतलब समझ रहे, इसमें पैसा जमा रखेंगे, ठीक है, सदस्य सब पैसा कुछ कुछ देंगे तो ढेर सारा पैसा इसमें हो जाएगा। तो देखिए, संचित कोष की जरूरत क्यों है? देखिए, उत्तर लिखेंगे। संचित कोष के माध्यम से समिति की बेहतरी के लिए क्या होता है, नई मशीनें या सामग्री खरीदने के लिए पैसा हो जाता है और आकस्मिक यानी अचानक जो खर्चों को पूरा करने की सुविधा मिल जाती है, ठीक है, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी में भी तो कुछ पैसा जरूरत पड़ता है एक समिति को कार्य करने के लिए, बिना पैसा का तो कोई काम नहीं होता है। तो बड़ा नई मशीन चाहिए या फिर बहुत सारा सामान खरीदना है, तो जो संचित कोष है ना, जिसमें पैसा जमा रहता है, तो इसी से निकाल के खर्चा किया जाता है। और इमरजेंसी में तो बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, तो इसी से निकाल के खर्चा करेंगे। देखिए, आपके अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियां किस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करती है? दुग्ध उत्पादक समितियां, जैसे देखिए, ये मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दूध का बोरा पूरा दिख रहा है, अब बोरा ये गैलन दिख रहा है, ठीक है, इसमें दूध है। तो दूध पे ही ना खर्चा करेंगे, तो दूध हमको ज़्यादा चाहिए, तो दूध ज़्यादा कहाँ से है, तो उसके लिए खर्चा करेंगे। तो गाय है, भैंस है, तो अच्छी क्वालिटी की जो होती है ना, अच्छी नस्ल की, वो गाय भैंस खरीदेंगे, इसके लिए इस पर खर्चा करेंगे। उसके बाद गाय भैंस ज़्यादा दूध दे, जिसके अनाज पे प्रोटीन है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का जो खल्ली है, चोकर है, उस पर खर्चा करेंगे, ठीक है। और इन सभी के टीकाकरण पे खर्चा करेंगे कि गाय भैंस को कोई रोग ना हो, समझे। तो इस तरह से करेंगे खर्चा। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे। मेरे अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियां निम्न योजनाओं पर खर्च करती है। देखिए, नई मशीनें या नई सामग्री खरीदने के लिए, नई मशीनें लाना है, ठीक है ना, पता ना, दूध का पैकेजिंग होगा या दूसरे विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनेंगे, ठीक है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे अपने सदस्यों को सस्ते में जरूरत पड़ने पर ऋण देना व थोक में सामान खरीद सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना, ठीक है, जैसे में चारा, खल्ली। क्योंकि ये दूध उत्पादक समिति है ना, तो वैसे किसान जुड़े हुए हैं जो गाय भैंस क्या करते हैं, गाय भैंस पाले हुए हैं, गाय भैंस, ठीक है। तो गाय भैंस का दूध उत्पादन बढ़े है गाय भैंस से, तो चारा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का खल्ली चाहिए, तो पैसा चाहिए ना, और हरा चारा भी चाहिए। किसानों को लाभ में से क्या देना, बोनस देना, ठीक है। अगर समिति का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ तो बोनस दिया जाता है, ठीक है। दूधिया का काम और समिति के काम में क्या अंतर है? देखिए, दूधिया का काम है ना, निजी होता है, ठीक है। अपने काम के पूरे लाभ व पूरी हानि का भागीदार वह स्वयं होता है दूधिया। जैसे कोई खास व्यक्ति हैं, तो अगर वो गाय भैंस पाले हुए हैं तो खुद दूध दो रहा है, खुद क्या बेच रहा है उसको, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, सबका भागीदार क्या, वह स्वयं है। जबकि समिति सामूहिक व्यापार के लाभ का समान वितरण के बारे में सोचती है कि ये समिति में मान लेते हैं 100 सदस्य है और प्रॉफिट हुआ है मान लेते हैं कि 1 लाख, ठीक है, तो सब में बराबर बराबर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितना है, तो सब में बराबर बढ़ता है। समिति एक बैंक की तरह भी काम करती है, जिसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों की मुश्किलों को दूर करना होता है। तो इसमें जो भी पैसा है ना, सदस्य वो अपनी बचत का पैसा इसमें जमा करते हैं, जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बैंक की तरह काम करती है, किसानों की समस्याओं को हल करती है। अब देखिए, अभ्यास का प्रश्न, तो अभ्यास के प्रश्न का वीडियो है ना, पहले ही बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।